बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी में हमने जिस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस किया वो ये था कि कोई भी वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है और उसके जो एनर्जी लेवल्स होंगे यानी उस पार्टिकल के एनर्जी लेवल जो हैं वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होंगे और इसी को बेस बना के हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और बाकी तमाम ऐसे इफेक्ट यानी जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या पेयर प्रोडक्शन है उसको जो है वो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वांटम फिज़िक्स का एक रुख है। अब क्वांटम फिज़िक्स का जो दूसरा रुख है वो ये है वेव नेचर ऑफ मैटर, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैटर वेव्स के बारे में। तो ये सबसे पहले जिसने आइडिया दिया वो है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये कहा कि जिस तरह से हम एक वेव को एक पार्टिकल समझ सकते हैं इसी तरह से हम एक पार्टिकल को एक वेव भी समझ सकते हैं और एक वेव की तरह उसको ज़ाहिर कर सकते हैं। और इन पार्टिकल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि तमाम ज़रात यानी तमाम के तमाम जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं उन सबको एक वेव समझा जा सकता है। अब इस हाइपोथेसिस को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया डेविसन और जर्मर ने, और बाद में जीपी थॉम्सन ने भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया। अब यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल तो आप जानते हैं एक वक्त में एक ही जगह पे होता है, यानी आप कहते हैं पार्टिकल लोकलाइज्ड होता है। लेकिन अगर आपने एक पार्टिकल को एक वेव की तरह रिप्रेजेंट करना है तो वो एक लोकलाइज्ड वेव होगी, और लाजमी नहीं कि पार्टिकल एक ही ज़र्रा हो जिसको तोड़ा ना जा सकता हो सकता है वो बहुत सारे छोटे छोटे ज़र्रात का मजमुआ हो, तो उस वक़्त पार्टिकल को आप एक वेव ग्रुप से जो है वो ज़ाहिर करेंगे। तो अगर आपने पार्टिकल को एक वेव की तरह या वेव ग्रुप की तरह जो है वो ज़ाहिर करना है तो उसमें हमारे ऊपर एक लिमिटेशन आ जाएगी। वो लिमिटेशन ये होगी कि हम एक ही वक्त में उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते एक्यूरेटली, तो जिसको आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम आगे जाके स्टडी करेंगे। लेकिन एक दूसरी बात कि यहाँ से अब ये साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो मैटर की तरह या पार्टिकल्स की तरह जो है वो बिहेव कर सकते हैं और वेव की तरह भी। इस तरह से वेव जो हैं वो वेव्स की तरह भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं। तो यहाँ से वेव पार्टिकल डुअलिटी का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो और कैसे इसको जो है वो तक़वियत मिली वो ये कि जब इलेक्ट्रॉन को डबल स्लिट में से गुजारा जाता है तो वो जो स्क्रीन होती है सामने, जो फोटोग्राफिक फिल्म पड़ी हुई होती है, उसके ऊपर जो पैटर्न बनता है वो बिल्कुल ऐसा ही बनता है जैसे लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब डबल स्लिट में से गुजरा तो एक्चुअली में उस वक़्त उसकी जो वेव प्रॉपर्टी थी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जिनकी वजह से उसने ये इंटरफेरेंस शो किया। बोहर थ्योरी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज थे, जिन फ्लॉज को जो है वो इस वेव पार्टिकल डुअलिटी या मैटर वेव्स के थ्रू जो है वो क्या किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1 पहला ड्रॉबैक ये था कि बोहर थ्योरी हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में तो इन्फॉर्मेशन देती है, लेकिन किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए किसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दूसरे नंबर पे बोहर थ्योरी सिर्फ वहाँ पर वैलिड होती है जहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस शेल जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हो। इसका मतलब है ये मोनो इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत अच्छी जो है वो वेवलेंथ की वैल्यूज़ जो है वो हमें बता देती है एमिशन या अब्जॉर्प्शन वेवलेंथ की। लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो अगर वहाँ पर, तो उस वक्त जो है वो इतना अच्छा बेटर रिजल्ट जो है वो नहीं है बोहर थ्योरी का। तीसरे नंबर पे अब बोहर थ्योरी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में तो बताती है, लेकिन ऐसी कोई इक्वेशन बोहर थ्योरी ड्राइव ना कर सकी या बोहर थ्योरी के रिजल्ट से हम ऐसी कोई इक्वेशन ड्राइव करने में नाकाम रहे जिससे ये पता चल सके ये एटम बना कैसे है। यानी ये जो बिग बैंग के बारे में कंसिडर किया जाता है कि बिग बैंग हुआ और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हुआ तो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होने लग पड़ी, तो वो क्या फेज़ था जिसके ज़रिए एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हुई या एटम की शक्ल उसने अख्तियार की, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बोहर थ्योरी से हमें नहीं मिली। उसके बाद बोहर थ्योरी में पार्टिकल नेचर के ऊपर जो है वो ज़्यादा एम्फेसिस है कि यानी इसमें हर चीज़ को पार्टिकल ट्रीट किया जाता है। न्यूक्लियस एक हैवी जो है वो बॉल है या डेंस सिस्टम है, और इसी तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैं,
हार्ड ऑब्जेक्ट हैं जो इर्द गिर्द जो है मूव कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो है वो वेव नेचर तो या वेव पार्टिकल डुअलिटी की बात करना बोहर थ्योरी की बेस पे वो बहुत मुश्किल काम है। और उसके अलावा बोहर थ्योरी ने ये तो बताया कि हाइड्रोजन जो है उसके अंदर एनर्जी लेवल क्वांटाइज्ड है, यानी ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये क्वांटाइज्ड है। लेकिन किसी भी जनरल सिस्टम को जिसमें पीरियोडिक मोशन नहीं है, नॉन पीरियोडिक मोशन है, तो उस सिस्टम को कैसे क्वांटाइज किया जा सकता है या उसकी क्वांटाइजेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया जा सकता है, वो भी बोहर थ्योरी से हमें उसका कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो ये बोहर थ्योरी के ड्रॉबैक से, यानी जिसको इसका मतलब है कि इस थ्योरी ने एक पर्टिकुलर जो आपके पास एटम है उसको तो डिस्क्राइब किया, बहुत ही परफेक्टली डिस्क्राइब किया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे फ्लॉज हैं, यानी इसको जनरलाइज करके तमाम जो एटम्स हैं या तमाम जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। और तमाम फिनोमिनाज जो उस ज़माने में हो रहे थे उनकी इंटरप्रिटेशन में बोहर थ्योरी का जो रोल है वो नहायत ही कम जो है या लिमिटेड था। डी ब्रोगली ने अपनी पीएचडी के हाइपोथेसिस में लिखा कि बिकॉज फोटोन्स हैव वेव एंड पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब है फोटोन की वेव नेचर के बारे में तो पहले से ही बात चलती आ रही थी, जैसे कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डाइफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, डिस्पर्शन है, स्कैटरिंग है। ये तमाम के तमाम फिनोमेना ऐसे हैं जिसमें लाइट जो है एक वेव की तरह बिहेव करती है, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जिनका नाम लिया इनको वेव करेक्टरिस्टिक कहा जाता है या प्रोपगेशन फिनोमेना कहा जाता है। लेकिन फोटोन की पार्टिकल नेचर के बारे में आपको कब पता चला? जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इन तमाम चीज़ों की इंटरप्रिटेशन जो है वो की। इसका मतलब है फोटोन्स की है डुअल नेचर। तो उसने कहा कि इसी उसके ऊपर कि अगर ये कायनात सिमेट्री के ऊपर बनी हुई है, यानी एनर्जी मैस इक्विवेलेंस है अगर, तो उस वक्त उसने कहा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर हैव वेव एज वेल एज पार्टिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है अगर मैटर किसी मैटर की फॉर्म में है, ज़र्रात की शक्ल में है, मटेरियल की शक्ल में है, तो उसकी भी क्या हो सकती है, वेव प्रॉपर्टी हो सकती है। लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ पार्टिकल प्रॉपर्टीज ही जो है वो रखे उस वक्त। अब डी ब्रोगली ने इस हाइपोथेसिस को मैथमेटिकली जो है वो प्रूव किया इस तरह से कि आइंस्टाइन की ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि कोई भी ज़र्रा या पार्टिकल जिसका मैस m है उसके पास इतनी एनर्जी है। और प्लैंक्स की अजम्पशन ये बताती है कि कोई भी फोटोन जो फ्रीक्वेंसी f के साथ जो है वो पैदा हुआ तो उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट्स हैं वो है E = hf। और आप जानते हैं ट्रैवलिंग वेव के लिए V = f लैम्डा यूज़ किया जाता है, और f की वैल्यू अगर मालूम करनी हो तो c/λ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोन है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, जिसके लिए हम v की जगह c का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, E = mc², इसमें mc² इधर आ गया, E = hf और f की जगह c/λ पुट करने के बाद ये आ गया। यहाँ से जो इक्वेशन है ये है λ = h/mc, और ये जो mc है मैस को अगर आप स्पीड से मल्टीप्लाई करें तो क्या चीज़ बन जाती है, मोमेंटम बन जाती है। तो ये मोमेंटम जो है वो बता रहा है फोटोन का। उसने इसी चीज़ को जो है वो जनरलाइज किया, और जनरलाइज ऐसे किया कि कोई भी पार्टिकल जिसका मैस m है और वो स्पीड v के साथ जो है वो मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम हो गया mv। तो उसके साथ भी एक एसोसिएटेड वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू आप h/mv यानी h/, मोमेंटम से मालूम कर सकते हैं। अब डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को ही यूज़ करते हुए बोहर की थ्योरी के सेकंड पोस्टुलेट को जो है वो क्या किया गया, प्रूव किया गया। बोहर थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट ये था कि जो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स हैं उनका जो रेडियस होता है, यानी अगर वो किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, यानी जिसे mvr कहा जाता है, ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी h/2π × 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और n का मतलब है क्वांटम नंबर, यानी फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, कुछ भी हो सकता है। अब बोहर की इस जो है वो क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी शेल में मूव करेगा तो उस वक़्त वहाँ पर उसकी एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होती है। और क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। तो जब वो अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो है वो अमिट कर देगा तो खुद उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और इवेंचुअली उसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल करना चाहिए, जो कि नहीं होता प्रैक्टिकली। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा फिनोमिना है वहाँ पर जो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है लेकिन उसके बावजूद उसकी एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी शो कर रहा है, उसके बावजूद एनर्जी कांस्टेंट है। तो वो आप ऐसे कर सकते हैं कि अज्यूम कर लें कि इलेक्ट्रॉन जब भी सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा है। और स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या होती है, जहाँ से एनर्जी जो है वो अवे मूव नहीं करती। ट्रैवलिंग वेव क्या होती हैं, वो वेव्स जो एनर्जी को पॉइंट ऑफ जनरेशन से यानी सोर्स वाले पॉइंट से उठा के किसी और पॉइंट तक लेके जाती हैं। स्टेशनरी वेव में एनर्जी जो है वो रेजोनेंस के ज़रिए तो ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन वैसे एनर्जी जो है वो लोकलाइज्ड रहती है, उसी जगह पे रहती है, उतनी ही रहती है आइडियल केस में। तो अगर इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा है तो यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रॉन 3 लूप में मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है वो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 लूप्स में, तो ये n=3 एनर्जी स्टेट को जो है वो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप देखें अगर 3 लूप्स हैं तो इसका मतलब है कि जो टोटल आपके पास डिस्टेंस उसने कवर किया है वो है n लैम्डा। n का मतलब है एनर्जी स्टेट, फर्स्ट होगी तो 1 लैम्डा, सेकंड होगी तो 2 लैम्डा, थर्ड होगी तो 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। और वैसे आप जानते हैं सर्कुलर ऑर्बिट का टोटल जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2πr। तो यहाँ से आप n लैम्डा की जगह h/mv पुट कर दें, डी ब्रोगले हाइपोथेसिस को इसके साथ मिला लें, इज इक्वल टू 2πr। तो mvr इज इक्वल टू nh/2π आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की वो जो स्टेशनरी एनर्जी है, फिक्स्ड एनर्जी है, उसको आप स्टैंडिंग वेव पैटर्न, यानी आप ये समझें कि इलेक्ट्रॉन इस वक्त पार्टिकल नेचर नहीं रखता बल्कि क्या रखता है, वेव नेचर। और वो वहाँ पर क्या कर रहा है, एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बना रहा है, जिसको आप जो इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन ये है कि हमें ये जो वेव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये डेली लाइफ में हमें क्यों नहीं दिखाई देती। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी पार्टिकल वेव लाइक प्रॉपर्टीज उस वक्त शो करेगा जब वो इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन शो करेगा। अब इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन प्योरली वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं। इंटरफेरेंस या डायफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये है कि कोई भी चीज़ डायफ्रैक्ट उस वक्त होती है जब उस वेव की जो वेवलेंथ होती है वो अपने सामने आने वाली जो रुकावट है उसके साइज से क्या हो, ज़्यादा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक बेसबॉल की एग्जांपल लें, जैसे कि वो 140 ग्राम उसका मैस है और वो 27 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे मूव कर रही है, तो आप उसके साथ एसोसिएटेड डी ब्रोगले वेवलेंथ निकालें h/mv। अब ये जो h/mv है ये है 6.63 इंटू 10⁻⁻34, m की जगह 0.140 और v की जगह 27। यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 1.7 इंटू 10⁻34 मीटर। अब ये वेवलेंथ इतनी कम है कि इस वेवलेंथ को अगर आपने डायफ्रैक्ट करवाना है तो इस वेवलेंथ से छोटा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसका साइज 10⁻34 के राउंड अबाउट हो। तो अब हमारे पास जो स्मॉलेस्ट नॉन ऑब्जेक्ट है वो जस्ट लाइक प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उनका साइज तो रेशो ये होती है 10⁻15 मीटर की रेंज में। तो ये उससे भी कई गुना जो है वो कम है। तो इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है जो इतनी कम वेवलेंथ को क्या कर सके, डायफ्रैक्ट कर सके। तो फॉर डायफ्रैक्शन इफेक्ट्स टू बी प्रोमिनेंट, वेवलेंथ मस्ट बी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल। अब हम ये देखते हैं कि कौन से साइज के ऑब्जेक्ट डायफ्रैक्शन प्रॉपर्टी इजीली शो करते हैं। तो इसमें 2 पोर्शन है, पहले हम इसको थोड़ा सा जो है वो जनरलाइज करते हैं कि अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। फाइंड इट्स डी ब्रोगले वेवलेंथ अज्यूमिंग दैट द पार्टिकल इज नॉन रिलेटिविस्टिक। अब आप जानते हैं कि जब कोई बॉडी जिसके ऊपर चार्ज q है और उसको पोटेंशियल डिफरेंस v से जो है वो एक्सेलरेट करवाया जाए तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो होती है q इंटू v, यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस।
ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है QV, ये अपीयर होगी एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो मूव कर रहा है अब 1/2 mv²। आप 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करें, 2QV बन जाएगा, और m से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो m²v² इज इक्वल टू 2mQV, और यहाँ से mv की वैल्यू आ जाएगी 2mQV, और साथ क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब लैम्डा की वैल्यू थी h/mv, mv की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दें। इसका मतलब है जब भी कोई चार्ज जिसके ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड q है और एक पोटेंशियल डिफरेंस v से उसको एक्सेलरेट करवाया जाएगा, तो वो एक वेवलेंथ उसके साथ एसोसिएटेड होगी जो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब हमने ये काम करना है, कैलकुलेट इफ द पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन एंड v इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब हमने यही वाली कैलकुलेशन जो हमने प्रीवियस पोर्शन में की है उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए सारा काम करना है। h की वैल्यू प्लेस की, m की वैल्यू प्लेस की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज प्लेस किया और पोटेंशियल डिफरेंस 50 जो कि काफ़ी कम है अप्लाई किया। आंसर आया 1.7 × 10⁻⁻10 मीटर। अब ये आपको बता रहा है कि वेवलेंथ का साइज 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में है, जो कि एटम के साइज के बराबर है। इसका मतलब है कोई भी एटम जो है वो इस तरह की वेव्स को क्या कर सकता है, डिफ्रेक्ट कर सकता है। तो दिस वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक डायमेंशन एंड स्पेसिंग बिटवीन द एटम्स इन अ सॉलिड। तो इसका मतलब है कि इस तरह के लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को आप इजीली क्या कर सकते हैं, डाइफ्रेक्ट करवा सकते हैं, और इन्हीं को इस्तेमाल करके कई सॉलिड्स का स्ट्रक्चर जो है वो क्या कर दिया गया है, मालूम कर लिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल रिजल्ट वो ये है कि वेव्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पार्टिकल की जो वेव नेचर है वो प्रोमिनेंट उस वक्त होती है जब उसका साइज बहुत कम हो, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन का मैथ, और उसकी एनर्जी जो है वो जैसे लाइक यहाँ पर बहुत कम थी, यानी 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब उसकी एनर्जी थी। तो जब आप यहाँ ये दोनों काम करेंगे कि मैस कम कर देते हैं और एनर्जी जो है वो कम कर देते हैं, तो उस वक्त जो वेवलेंथ होती है वो वेवलेंथ इस रेंज में आ जाती है, और इस रेंज की वेव्स को डिफ्रेक्ट करना आसान होती है। तो इसका मतलब है कि डेली लाइफ में हम जिन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उनका मैस बहुत ज़्यादा है और वो स्लो स्पीड पे मूव कर रहे हैं। हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जिन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं उनका मैस बहुत कम है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पे मूव करते हैं, तो वहाँ पर जो है वेव नेचर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के डाइफ्रेक्शन इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, जिनको ईजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स के डाइफ्रेक्शन इफेक्ट को भी एक्सपेरिमेंटली जो है वो ऑब्जर्व किया जा चुका है। इवन हीलियम पार्टिकल्स या अल्फा पार्टिकल्स की डाइफ्रेक्शन को भी नोट किया जा चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल साइज हो और स्पीड ज़्यादा हो तो उस वक्त जो है डाइफ्रेक्शन इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, और उस वक्त वेव नेचर ऑफ मैटर जो है वो उसको ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।